चलिए जी, तो अभी जो है हम लोग सेक्शन 3B है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग। अच्छा एक बात बताइए, जैसा कि मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, चूंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम इंडस्ट्री के रिलेशन की बात करते हैं कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों का रिलेशन बढ़िया हो, वर्कर वर्कर का रिलेशन अच्छा बढ़िया हो, मैनेजमेंट मैनेजमेंट का रिलेशन बढ़िया हो, बात करते हैं। जी सर। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन का ही एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों मिलकर, है ना, दोनों मिलकर बातचीत करते हैं और अपने बीच हुए जितनी भी परेशानियां हैं उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आया? सीधी सी बात है कि अपने बीच जितनी भी परेशानियां हो रही है उनको वो सॉल्व करने का काम करते हैं, है ना? हाँ जी। अच्छा, अगर हम बात करें कि सर कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है क्या एक लीगल है तरीका है? नहीं, है ना, इसको नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स कहा जाता है। जैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में दो तरह के मेजर्स अपनाए जाते हैं, एक संवैधानिक एक असंवैधानिक। मतलब जिसको हम लोग नॉर्मली बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि अपना तरीका, है ना। एक तो भैया स्टैट्यूटरी मेजर्स है, दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स है। स्टैट्यूटरी मेजर्स में 3 बातें आती है और नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स में 3 बातें आती हैं। सर उसी का नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स में एक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसको हम लोग सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं। अब सौदेबाजी वहां करते हैं भैया जहां हमारा फायदा हो रहा हो, यही ना सौदेबाजी कहते हैं। बार्गेनिंग का क्या मतलब हुआ कि हम दुकान गए सर, हम सब सामान देखे, हमको पसंद आ गया, हमको बोला 20 रुपये, हम उसको 10 में खरीद के लेके आ जाए। सौदेबाजी तो यही है। हाँ जी, लेकिन यहाँ की सौदेबाजी थोड़ी डिफरेंट होती है। क्या होती है बात समझिएगा। यहाँ की सौदेबाजी में फर्क ये होता है कि यहाँ वर्कर्स की नीड फुलफिल नहीं हो रही होती है, वर्कर्स को कम पैसा मिल रहा होता है, कंडीशन बढ़िया नहीं हो रहा होता है, तो वर्कर्स कर देते हैं जैसे स्ट्राइक कह लो, लॉकआउट कह लो, तालाबंदी कह लो या हड़ताल कह लो, है ना, या फिर झगड़ा कह लो, सारी चीजें कर देते हैं। अब इन सारी चीजों में, है ना, इन सारी चीजों में भाई साहब एक समस्या उत्पन्न हो गई कि भैया फैक्ट्री बंद हो गया। अब फैक्ट्री बंद हो गया तो मैनेजमेंट घबरा गया कि भाई आप ऐसे कैसे चलेगा। तो मैनेजमेंट घबरा गया, बोला एक काम करो, तुम अपने भी कुछ आदमी लेके आओ, हम भी अपने कुछ आदमी लेके जाते हैं और दोनों मिल बांट के सौदेबाजी कर लेते हैं और काम को रोकते नहीं है भैया, काम को आगे बढ़ाते हैं। इसी को कहा कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, समझ में आया बात? हाँ जी। तो देखिए सामूहिक सौदेबाजी क्या बोल रहा है, औद्योगिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच रोजगार की शर्तों और नियमों को तय करने हेतु वार्ता करने की प्रक्रिया है। मतलब सीधा सीधी बात समझ लीजिए, ये कह रहा है कि नेगोशिएशन होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, किस लिए? ताकि वो अपना जो रोजगार है, ताकि जो अपना सैलरी है, ताकि वो जो अपना वर्किंग कंडीशन है, इसको लेकर नेगोशिएशन कर सके, इसको लेकर आपके सौदेबाजी कर सके। ठीक है, तो इसके लिए है। तो मेन पर्पस क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडस्ट्रियल पे? अच्छा ये देखो, मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, वो क्या है कि इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करके रखना, है ना, शांति, है ना, शांति बनाए रखना और वर्किंग कंडीशन को बढ़ाना। अब जैसे, वेरी गुड मॉर्निंग जी संजय। अब जैसे मान लो हम काम कर रहे हैं और ऊपर पंखा पता चल रहा है आज अभी गिरेगा कि कल गिरेगा, पता नहीं कब गिरेगा, तो हम काम करने में थोड़ा घबराएंगे कि भैया जान का खतरा है। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए हम फाइट करेंगे, नहीं फाइट होगा, हड़ताल होगा, हड़ताल होगा तो भैया मैनेजमेंट रुकेगा, मैनेजमेंट फिर हमसे बातचीत करेगा। तो एक तरीका क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, बात वही है जो मैं तब से समझा रहा हूं, बस थोड़ा थोड़ा इसमें चीजें और है जो आपको इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। देखिए कह रहा है सामूहिक सौदेबाजी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कर्मचारी सामूहिक रूप से नियोक्ता से वेतन, कार्य परिस्थितियों और अन्य रोजगार संबंधी विषयों पर बातचीत करते हैं। मैं वही तो बात मैंने तब से कह रहा हूं, वही बात तब से कह रहा हूं, है ना, कि जो भी
वर्कर्स होते हैं वो वर्किंग कंडीशंस को लेकर, सैलरी को लेकर, जॉब को लेकर जो भी उनकी समस्याएं होती है, इस माध्यम से वो क्या करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, है ना, बातचीत ही करते हैं जी। आइए, यह चर्चा, वार्ता और समझौते की प्रक्रिया है। क्या है? चर्चा, वार्ता और समझौते की प्रक्रिया है ना। चलिए, कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, हम उस डेफिनेशन को भी समझेंगे और आगे पढ़ेंगे। एडविन बी फ्लिपो के अनुसार क्या कहा है उन्होंने, देखिए, सामूहिक सौदेबाजी वह प्रक्रिया है जिसमें श्रमिक संगठन और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि मिलकर समझौते का प्रयास करते हैं। बात तो पहले ही मैंने कहा कि जो वर्कर के साइड के लोग होंगे, यूनियन के साइड के लोग होंगे, और जो मैनेजमेंट के साइड के लोग होंगे, दोनों मिलकर एक अच्छे फैसले पर पहुंचेंगे कि भैया मेरा इतना में सॉल्यूशन कर दो। वो बोलेगा नहीं नहीं इतना में नहीं होगा, मैनेजमेंट बोलेगा नहीं इतना रहने दो यार, रहने दो, और दोनों मिलकर बार्गेनिंग कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सामूहिक सौदेबाजी। चलिए, डेली ऑर्डर भी दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। पहला क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का कहने का मतलब है, ये यहां जो बेनिफिट, एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को लॉस होता है। इस प्रकार की सौदेबाजी वेतन और बोनस जैसे लाभों के वितरण पर केंद्रित होती है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग किस पे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए होता है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहां एक को फायदा दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है, मतलब यहां नेगोशिएशन होता है मेनली। जो अब हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग तो बता दिया, अब उसमें अलग अलग प्रॉब्लम होगा, कभी बातचीत होगा पैसा के लिए कि भैया मेरा पैसा बढ़ाओ, हाँ, उसके लिए स्ट्राइक कर देगा वर्कर। कभी बार्गेनिंग होगा कि भैया मेरा वर्किंग कंडीशन खराब है, उसके लिए बढ़ाओ, है ना। कभी परमानेंट करो, इसके लिए हड़ताल कर देगा। तो हर बार अलग अलग मुद्दा रहता है ना। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग होगी ना, तो मुद्दा सीधा सीधी रहेगा कि भैया मेरा सैलरी बढ़ा दो, मेरा वेतन बढ़ा दो। और वेतन बढ़ा दो मतलब एक का प्रॉफिट दूसरे का नुकसान होना तय है ना। प्रॉफिट बढ़ेगा तो सामने वाले का नुकसान। ठीक है, दूसरा है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। यहां दोनों पार्टी जो है अपने अपने लाभ के लिए सोचते हैं, है ना। दोनों पार्टी अपने अपने लाभ के लिए सोचते हैं। तो बोथ पार्टीज ट्राई टू अचीव म्यूचुअल बेनिफिट। ऊपर वाले में एक को फायदा दूसरे को नुकसान था, इसमें क्या है, इसमें एक को फायदा नहीं, दोनों को फायदा है। कैसे? इसमें क्या करता है, मान लो एग्जांपल देख लो, इसमें क्या करता है कि जो मैनेजमेंट रहता है वर्कर को ट्रेंड करता है। ट्रेन करने के पीछे रीजन क्या है? अगर मैनेजमेंट वर्कर्स को ट्रेन करेगा तो ट्रेनिंग के दौरान वो उसकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, उसका जो काम करने का तरीका बढ़ेगा, और जब काम करने का तरीका बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और वर्कर्स का स्किल भी बढ़ेगा, दोनों बात बढ़ेगा। तो दोनों का दोनों बेनिफिट यहाँ पे होता है। सो प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान क्या होगा? ट्रेनिंग प्रोग्राम इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय वेलफेयर, दोनों आपका बढ़िया होगा। और तीसरा है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। क्या होता है यहाँ? सर यहाँ पे जो भी प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग कहने का मतलब होता है कि ये काम करो, हम तुमको ट्रेनिंग देंगे, तुम हमको क्या करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के दो। तो ये प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग वही बोलते हैं उसको कि इसमें उत्पादकता को कर्मचारियों के लाभ से जोड़ा जाता है कि अगर आप हमको ज्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे तो हम आपको उसके बदले में बेनिफिट देंगे। तो तीसरा प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग हो गया। चौथा हो गया कंपोजिट बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग क्या होता है? यहां पे बार्गेनिंग करते हैं तो हम रिलेटेड टू वेजेज और सेफ्टी और वेलफेयर सबका बात करते हैं। यहां कंपोजिट बार्गेनिंग में ओवरऑल बार्गेनिंग होती है जिसमें आप वेजेज, क्या बोल रहा है, वेतन के अलावा सुरक्षा एवं कल्याण जैसे विषय भी शामिल होते हैं इसमें, है ना। वेतन के अलावा, हैप्पी मॉर्निंग सुरोहित, स्वागत है। आप लोग क्लास लाइव नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? हैं, क्लास करने का मन नहीं कर रहा क्या? या फिर लग रहा है ऐसा कि भाई एग्जाम के टाइम में हम फाड़ देंगे? बहुत बहुत नुकसान। जो भी बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि हम एग्जाम के टाइम में पढ़ लेंगे, याद रखिएगा रिजल्ट उन्हीं का होता है जो लगातार लगे रहते हैं। ये बहुत 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 बड़ी बात है।
चलिए, उसके बाद है कंसेशनरी बार्गेनिंग। ये क्या है? कंसेशन के लिए कह रहा है कठिन परिस्थितियों में कर्मचारी कम लाभ स्वीकार कर लेते हैं। तो ये कंसेशनरी बार्गेनिंग होता है जब एम्प्लॉय एग्री कर गए कि भैया एक काम करो, कम ही बेनिफिट दो, डिफिकल्ट सिचुएशन है, कंपनी का खराब स्थिति चल रहा है, तो आप इसको कंसेशनरी बार्गेनिंग भी कहते हैं। समझ में आया? 5 टाइप के बार्गेनिंग आपको, कोई दिक्कत? मेनली 3 होता है, लेकिन इसमें 5 दिया तो आप 5 पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, आप इसमें 2 जरूर, ये 3 जरूर याद रखिएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरा इंटीग्रेटिव और तीसरा कंपोजिट। ये तीनों जरूर याद रखिएगा। बाकी 2 तो खैर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हम करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग? तरीका तो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं होगा, है ना। पहले क्या होगा? पहले डिसाइड करना होगा कि भैया कुछ तो करना है ना। एक प्रक्रिया है, ये बात तो सही है। पहले आपको डिसाइड करना होगा कि हमको बैठना है। उसके बाद मैनेजमेंट वाला अपना आदमी ढूंढेगा, आपका ये वर्कर्स वाला अपना आदमी ढूंढेगा, फिर दोनों मिलकर डिसाइड करेगा, है ना। फिर दोनों के बीच बार्गेनिंग होगी और फिर एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच जाएगा। यही हो गया प्रोसेस। अब प्रोसेस, प्रक्रिया तो यही है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या प्रक्रिया दिया है भाई, आइए समझते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉलोज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, है ना। एक क्या बोल रहा है? सामूहिक सौदेबाजी एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है, जिसके माध्यम से नियोक्ता और कर्मचारी वेतन, कार्य परिस्थितियों और कर्मचारी लाभों जैसे मुद्दों पर बातचीत करके समझौते तक पहुंचते हैं। सीधी सी बात है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में यही है, वही प्रोसेस है सीधी, और इसमें कोई बात ही नहीं है। तो तब से बता रहा हूं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब यही है ना। लाइव है सर? अभी ना लाइव है, अभी ना लाइव है, ठीक है। चलिए, अब क्या है, हाँ ये बात मैं कह रहा था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का सीधा सीधी मतलब क्या होता है कि भैया आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है दोनों मिल रहा है और किसी भी मुद्दे पर बातचीत सबसे ज्यादा कर रहा है ना। किसी भी मुद्दे पर बातचीत सबसे ज्यादा कर रहा है, चाहे वो वर्किंग कंडीशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, किसी भी मुद्दे पर बार्गेनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए प्रोसेस क्या आता है, 5 स्टेप होता है कलेक्टिव, ये स्टेप याद रखिएगा, स्टेप से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन। अब आइए ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है। प्रिपरेशन जो है सबसे पहला स्टेप है ना, और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें क्या होगा, प्रबंधन और ट्रेड यूनियन बातचीत शुरू करने की पहले तैयारी करता है कि भैया हमको अपना अपना क्या पक्ष रखना है और सामने वाला अपना क्या पक्ष रखेगा। इसको प्रिपरेशन बोलते हैं, है ना। एक वार्ता टीम बनाई जाती है जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इन प्रतिनिधियों के पास प्राप्त ज्ञान, अनुभव और वार्ता कौशल होना चाहिए, समझ रहे। और दोनों पक्ष अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं और उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहचान करते हैं जिन पर चर्चा करनी है। तो आपको समझ में बात आया प्रिपरेशन में क्या कहते हैं? प्रिपरेशन में सिर्फ तैयारी होता है, सिर्फ तैयारी कि हम क्या क्या सर जी, एक बार मोटिवेशन चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन होता है जी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम देखते हैं, कुछ बात करते हैं इस पे। हाँ जी, तो क्या है, बोथ पार्टीज एग्जामिन देयर ओन सिचुएशन, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इश्यूज, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। प्रबंधन वाला अपना महत्व समझता है कि भैया हमको क्या देना चाहिए था और क्यों ऐसा हुआ, और वर्कर ये सोचता है कि भैया हमको क्या डिमांड करना है। तो इसकी प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। और प्रिपरेशन करने के बाद जो टॉप लेवल के आदमी होता है ना, मैनेजमेंट का टॉप लेवल, जो बार्गिन कर सकता है, जो अच्छे तरीके से बातचीत कर सकता है। दूसरी साइड आप देख लीजिए तो जो लोग क्या कहते हैं इसको, वर्कर साइड होता है, उसमें से भी जो बोलने वाला लोग होता है वो उसमें रहता है। और फिर जाके वो लोग मिलते हैं और इस बात की तैयारी करते हैं कि भाई हम जो है अब बातचीत पे आएंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे। तो सबसे पहला प्रिपरेशन स्टेज होता है ना, जिसमें वो किस किस चीजों के मुद्दे की बात करते हैं, वे चाहे वो वेजेज हो, चाहे वर्किंग कंडीशन हो, चाहे प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड हो, चाहे एम्प्लॉय का ग्रीवांसेस हो, मतलब कर्मचारी की शिकायत हो, या संगठनात्मक नीतियां हो। इन सब से रिलेटेड पहले क्या किया जाता है, इन सब से रिलेटेड सब एक तैयारी की जाती है, एक प्रिपरेशन करी जाती है। दूसरा जो काम है वो है डिस्कशन।
पहले प्रिपरेशन हो गया, तैयारी कर लिया दोनों पक्ष ने अपना अपना। अरे बोलते हैं लड़ने जा रहे हैं युद्ध में तो अपना मजबूती रखेंगे ना। अगर हम युद्ध में लड़ने जा रहे हैं तो मजबूती रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा है डिस्कशन। डिस्कशन क्या? चर्चा। अब पहले प्रिपरेशन हुआ, अब चर्चा होगा। अब यहां पे क्या होगा, दोनों पक्ष मिलेगा और सारा नियम को निर्धारित करेगा, जो बातचीत की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेगा। तो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बन जाएगा कि भैया हमको क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या डिसाइड होगा कि कहाँ मिलना है, वेन्यू क्या होगा, ठीक है, प्रोसीजर्स क्या होगा इसको फॉलो करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी क्या होगी, ठीक है। ये सारा चीज डिसाइड करेंगे, है ना, किसमें, इसमें डिस्कशन में, ठीक है। आपका ये सारा डिसाइड होगा। इस फेज में जो है, इस फेज में क्या होता है, पारस्परिक विश्वास और समझ का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है कि भैया दो टीम है ना, दोनों टीम अगर बैठ गया है तो इस पे भरोसा करो और ये जो कहेंगे फिर इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी शुरुआत अक्सर सफल सौदेबाजी की ओर ले जाती है। अगर आप अच्छा शुरुआत करते हैं तो आप सफल सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लेते हैं। फिर तीसरा है प्रस्ताव। पहला क्या था, प्रिपरेशन। दूसरा क्या था, ये देखो, डिस्कशन। पहला प्रिपरेशन, दूसरा डिस्कशन। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है प्रस्ताव, है ना। पहला प्रिपरेशन, दूसरा डिस्कशन। जब डिस्कशन हो गया तो अब प्रस्ताव पारित करेगा, बोले भैया बताओ तुमको क्या चाहिए, है ना, ठीक है। इस चरण में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं और समाधान, संभावित समाधान रखे जाते हैं। मतलब दोनों साइड से अपना अपना प्रस्ताव रखा जाएगा। मैनेजमेंट बोलेगा ठीक है आपका पैसा 10,000 है, चलो ठीक है 12 कर देते हैं। वर्कर बोलेगा 12 में काम नहीं चलने वाला, हमको ये मांग चाहिए, बोलता है ना मांग रखना। तो मैनेजमेंट की तरफ से जो अपना बात रखा जाएगा और वर्कर्स की तरफ से अपना प्रस्ताव रखा जाएगा, ठीक है। बोथ पार्टीज एक्सप्रेस दियर डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस। बोल रहा दोनों पक्ष अपनी मांगों और अपेक्षाओं को खुलकर रखते हैं। आइडिया और सजेशंस जो है चेंज किया जाता है इस फेज में, और यही प्रोसेस जो है यहाँ पे विचार मंथन होता है। अनेक विकल्पों पे चर्चा होती है, ठीक है, क्योंकि भाई साहब यहाँ चर्चा नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा, है ना। तीसरा स्टेज तो यही है, प्रपोजल, प्रस्ताव का, ठीक है। इस प्रक्रिया को विचार मंथन कहा जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्यों क्या होता है कि बातचीत शुरू होने से पहले संभावित समाधान तैयार करना। इसका उद्देश्य क्या है कि भैया अगर बार्गेनिंग करने से पहले प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट सॉल्व कर लेना। तो प्रिपरेशन, डिस्कशन, है ना, पहला प्रिपरेशन, दूसरा डिस्कशन और तीसरा ये प्रपोजल, प्रस्ताव। प्रिपरेशन, डिस्कशन और प्रपोजल। अब होती है रियल बार्गेनिंग। अब प्रिपरेशन, डिस्कशन, प्रपोजल के बाद होती है बार्गेनिंग। अब ये फेज होता है जहां पे कम ज्यादा करते हैं। इस चरण में वास्तविक बातचीत शुरू होती है और दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है भैया, क्वेश्चन, प्रश्न, प्रस्ताव, सुझाव, ये सारा बात दिया जाता है, ठीक है। और जब टकराव की बजाय, मतलब ऐसा नहीं है कि नेगोशिएट करते करते लड़ने लग जाए, ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन, डिस्कशन, प्रपोजल, बार्गेनिंग, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हो जाता है, नेगोशिएशन यहाँ पे इफेक्टिव हो जाता है, मतलब दोनों साइड से बार्गेनिंग शुरू हो जाती है ना। और एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाया जाता है कि भैया चलो ये बात पे सहमति बन गई। और फाइनली लास्ट स्टेज होता है समझौता, फाइनल स्टेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जहां पूरी तरीके से समझौता हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, दोनों साइड से नेगोशिएशन हो जाता है, दोनों पार्टी एग्री कर जाते हैं, फाइनल एक डॉक्यूमेंट बनता है और दोनों के बातचीत खत्म होने के बाद ये पूरी तरीके से लागू हो जाता है, ठीक है। चलिए अब दोनों तरीके से इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में होता है दोनों साइड से काम चालू हो जाता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, विजन शेयर होता है और कंटिन्यूअस रिव्यू करने की बात कही जाती है ना। पांचवा स्टेज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये 5 स्टेजेस हैं, ये 5 स्टेजेस हैं। चले अब इसके बाद है अप्रोचेज। अब इसके बाद क्या है, अप्रोचेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्लियर है। आइए, अप्रोच मतलब सिद्धांत, एक तरह से आप कहिएगा सिद्धांत, दृष्टिकोण, सामूहिक
देखो कह रहा है अप्रोचेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्सप्लेन डिफरेंट वेज थ्रू विच नेगोशिएशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इज अंडरस्टूड एंड कंडक्टेड। तो ये क्या बताया कि तरीका बताया, बोला ऐसा है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीका बताया है कि कैसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे। अब वही बात जो कहा है उसी को हम लोग समझेंगे, वही बात जो कहा है उसको हम लोग समझेंगे। तो डिफरेंट स्कॉलर हैव एक्सप्लेन कलेक्टिव बार्गेनिंग फ्रॉम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल और बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। तो कोई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात किया है, कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात किया है, कोई सोशल और कोई लीगल भी, कोई बिहेवियरल, है ना। तो चार अप्रोच आपको दिख रहा है यहाँ। हम पहले पॉलिटिकल अप्रोच से समझते हैं, फिर इकोनॉमिक, राजनीतिक दृष्टिकोण समझते हैं इसका, ठीक है। राजनीतिक दृष्टिकोण कहने का मतलब है ना, मतलब ये एक सीधा सीधी बात समझिए, जो पावर है ना, पावर की बात है यहाँ पे। पॉलिटिकल अप्रोच कंसीडर कलेक्टिव बार्गेनिंग एज ए स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। तो पॉलिटिकल अप्रोच के हिसाब से क्या है, ये शक्ति के लिए लड़ता है। इसका क्या कहना है, पॉलिटिकल अप्रोच का कहना है कि जो भी लड़ाई होती है वो शक्ति के लिए होती है, पावर के लिए होती है ना। इट एम्फसाइज दैट द इंडस्ट्रियल रिलेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पावर, ऑथोरिटी एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। क्या बोल रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, पावर, ऑथोरिटी और पॉलिटिकल फोर्सेस से, ठीक है। इस अप्रोच के अनुसार है ना, प्रबंधन और कर्मचारी दोनों वार्ता के दौरान अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो पॉलिटिकल अप्रोच में सीधा सीधी यही बात, एक बात ध्यान में रखना है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग किया ही जाता है अपना पावर को बढ़ाने के लिए, है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों किया जाता है, अपना पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि हम हैं दमदार, है ना। जैसे ट्रेड यूनियन वाला बोलेगा हम नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं होगा तुम्हारा, मैनेजमेंट बोलेगा हम ही नहीं रहेंगे तुम काम क्या करोगे, ठीक है। तो दोनों की शक्ति को बढ़ाने की जब बात होती है तो यहाँ पे पॉलिटिकल अप्रोच को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। देखो यही बोल रहा है, ट्रेड यूनियन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राजनीतिक समर्थन का उपयोग करती है ना जी। अब कुछ इसके विशेषताएं हैं, आइए समझते हैं। विशेषताएं क्या है, शक्ति और अधिकार पर जोर। क्या विशेषता है पॉलिटिकल अप्रोच का, कि वो शक्ति और अधिकार पर जोर देता है। राजनीतिक प्रभाव वार्ता को प्रभावित करता है, संघर्ष स्वाभाविक माना जाता है और ट्रेड यूनियन दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि सिर्फ और सिर्फ पावर की बात हो रही है, कि जिसका बेस्ट पावर होगा उसकी बार्गेनिंग अच्छी होगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है ट्रेड यूनियन के साइड से तो वो अच्छी बार्गेनिंग करा पाएगा, ऐसा ये कह रहा है, ऐसा पॉलिटिकल अप्रोच कह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया कि श्रमिक विवादों के दौरान ट्रेड यूनियन राजनीतिक दलों का समर्थन ले सकते हैं। यही तो बात मैंने अभी बताया कि मान लो कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन का बात नहीं सुन रहा है मैनेजमेंट, तो ट्रेड यूनियन क्या करेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को लेके आ जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को लेके आ जाएगा और फिर वो तब उसका पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा और फिर उसकी बात को लोग सुनेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दृष्टिकोण देखो, इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन मतलब सीमा। ये दृष्टिकोण संघर्ष और राजनीति को अधिक महत्व देता है। तो आपके लिए सवाल यही बन गया कि पॉलिटिकल अप्रोच का सीमा क्या है, यानी लिमिटेशंस क्या है, पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा। इसका सीमा क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स दोनों को देता है। किसको देता है, कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स को, ठीक है। चलो अब आते हैं इकोनॉमिक अप्रोच में। अब ये क्या है सर, इकोनॉमिक अप्रोच बात करेगा आर्थिक दृष्टिकोण से। इकोनॉमिक अप्रोच किससे बात करेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण मतलब पैसा, ठीक है, लेन देन वाला बात। तो ये अप्रोच जो बात करता है ज्यादा किसके लिए बात करता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, है ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इस अप्रोच के अनुसार कर्मचारी अधिक वेतन और लाभ चाहते हैं जबकि नियोक्ता अधिक लाभ और उत्पादकता चाहता है। बात तो सही है, इकोनॉमिक अप्रोच में अपना अपना मैनेजमेंट अपना बेनिफिट देखेगा, वर्कर अपना बेनिफिट देखेगा। वर्कर को भैया हमको जितना ज्यादा सैलरी मिल जाए, है ना, काम कितना कम करना पड़े, और मैनेजमेंट बोलेगा भैया हमको कम से कम सैलरी देना पड़े और प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ जाए। तो ये बात किस पे खत्म होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे होता है, संतुलन में, सीधा सीधी बात पैसा पे होता है। इसका अगर ओवरऑल देखें इकोनॉमिक अप्रोच में
तो बात पैसा पे खत्म होता है। विशेषता क्या है? वेतन और लाभ पर ध्यान देना, आर्थिक हितों पर जोर, और लागत और उत्पादकता पर ध्यान, और मांग में संतुलन। मतलब जो भी मांग हो वो ऐसा हो कि बैलेंस्ड हो, ऐसा नहीं कि हाई फाई कुछ भी मांग कर दी। एग्जाम्पल क्या दिया? नेगोशिएशन रिगार्डिंग सैलरी इंक्रीज एंड बोनस पेमेंट, है ना? किसके लिए किया? इकोनॉमिक में किसके लिए किया? बोनस के पेमेंट के लिए और सैलरी इंक्रीज करने के लिए, इसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग किया। ठीक है, पॉलिटिकल में पावर पे की बात हुई, इकोनॉमिकल में सैलरी की बात हुई, पैसे की बात हुई, है ना? आइए, इसका लिमिटेशन क्या है? यहां पे मानवीय भावनाओं और सामाजिक तत्वों को नजरअंदाज कर दिया गया है ना? ह्यूमन इमोशन और सोशल फैक्टर को इग्नोर किया गया। कहां? आपके इकोनॉमिकल अप्रोच में। यहां सिर्फ पैसा का बात किया गया, ह्यूमन रिलेशन की बात समझी ही नहीं गई। पहला वाला पावर का बात किया पॉलिटिकल, दूसरा वाला जो है किसका बात किया सर? दूसरा वाला बात किया पैसा का, है ना? पावर पैसा आ गया, दूसरा हो गया। अब है इंडस्ट्रियल जुरिस्प्रूडेंस अप्रोच। ये क्या है सर? ये तो तीसरा अप्रोच है सर। ये क्या है ना? इसको लीगल अप्रोच भी कह सकते हैं आप। इसको क्या कह सकते हैं? लीगल अप्रोच। मतलब इस अप्रोच में क्या है ना, कानून निर्माण की प्रक्रिया मानते हैं इसको। क्या मानते हैं? कानून निर्माण की प्रक्रिया मानते हैं कि भैया अगर कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं वहां से रूल्स और रेगुलेशन बन रहा है, इसको कानून निर्माण की प्रक्रिया मानेंगे। इस दृष्टिकोण के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी द्वारा किए गए समझौते नियोक्ता और कर्मचारियों के लिए कानून की तरह कार्य करते हैं, है ना? देखो, पहला पावर पॉलिटिकल अप्रोच, दूसरा इकोनॉमिकल अप्रोच पैसा, और तीसरा कानून। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों है? ताकि वहां के रूल्स रेगुलेशन बनाए जा सके। देखो, सामूहिक समझौते अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों निर्धारित करते हैं, ये बात कह रहा है जुरिस्प्रूडेंस अप्रोच, है ना? जिसको न्याय शास्त्र दृष्टिकोण भी कहा गया है। क्या फीचर है इसका? विशेषता क्या है? ये जोर देता है कानूनी प्रक्रिया पर। किस पे जोर देता है? कानूनी प्रक्रिया पर। समझौते औद्योगिक कानून का कार्य करते हैं और नियमों और प्रक्रिया पर ध्यान। तो ये रूल्स रेगुलेशन का बात करता है। याद रखिएगा कि लीगल वाला रूल्स रेगुलेशन का बात करता है ना? ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसे क्या कह रहा है एग्जांपल, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग वर्किंग आवर और लीव पॉलिसीज। अच्छा, जो देखो एग्जांपल दे दिया, बहुत बढ़िया। बोला भैया हम छुट्टी लेना है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई रूल बन रहा है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में यही डिसाइड होगा। या फिर काम कितना देर करना है, इससे रिलेटेड रूल बनना है, तो ये उस पर डिसाइड करेगा। अच्छा, इसका क्या लिमिटेशन है? ये कानूनी संरचना पर अत्यधिक जोर दिया। किस पे जोर दिया? कानूनी संरचना पर बहुत अधिक जोर दिया। ठीक है, पहला पावर पॉलिटिकल अप्रोच, दूसरा इकोनॉमिकल पैसा अप्रोच, तीसरा कानून पे, तीसरा कानून पे अप्रोच। ठीक है जी। पर सर जी इसमें टाइम फिक्स नहीं है, अगर बात नहीं बना तो कितने बार भी हो सकता है। नहीं समझा मैं बात, किसके लिए बोल रहे हो? चलो, उसके बाद है बिहेवियरल अप्रोच। उसके बाद क्या है? व्यवहारिक दृष्टिकोण। अब ये व्यवहारिक दृष्टिकोण किसकी बात करेगा? व्यवहार की बात करेगा, है ना? सोसाइटी की बात करेगा, समाज की बात करेगा। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन, जो पावर में भी नहीं था, जो पैसे में इकोनॉमिकल अप्रोच में भी जिसको कंसीडर नहीं किया गया था, है ना? ह्यूमन इंटरेक्शन, वो यहां बात कर रहा है कि भैया हम वर्कर्स, इसका मतलब ये नहीं कि हम आदमी नहीं है, हम भी आदमी है, हमसे भी बातचीत करने का मौका होना चाहिए, हमको भी ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो बिहेवियरल अप्रोच जो है, व्यवहारिक दृष्टिकोण, सामूहिक सौदेबाजी को मानवीय संबंधों और पारस्परिक व्यवहार की प्रक्रिया मानता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग करने से क्या होगा कि ह्यूमन रिलेशन बिल्ट होगा। ऐसा ये बोल रहा है, ऐसा ये बोल रहा है। देखिए क्या कह रहा है, यह दृष्टिकोण व्यवहार, संचार, विश्वास और प्रेरणा पर जोर देता है। किस पे जोर देता है? व्यवहार, संचार, विश्वास और प्रेरणा पर जोर देता है। तो इसीलिए ये ह्यूमन अप्रोच
ह्यूमन अप्रोच है ना, एक बिहेवियरल अप्रोच, सॉरी बिहेवियरल अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन अप्रोच भी कह सकते हैं आप। ये ह्यूमन अप्रोच बिहेवियर की बात करता है ना, इसकी बात बिहेवियर की बात, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ विशेषताएं हैं। क्या है सर, ये मानवीय संबंधों पर जोर देता है, मैंने बात पर किया ह्यूमन रिलेशन का, संचार पर महत्व, विश्वास और सहयोग और व्यवहार पर ध्यान, ये चारों चीजों पर ये सबसे ज्यादा ध्यान देता है। मैनेजमेंट डिस्कसिंग एम्प्लॉय कंसर्न ओपनली, है ना, कि प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की समस्या पर खुलकर चर्चा करना, ये इसका एग्जाम्पल है। तो सबसे 4 तरह का अप्रोच बताया मैंने, पॉलिटिकल पावर की बात, इकोनॉमिकल पैसे की बात, है ना, तीसरा क्या था जी, जुरिस्प्रूडेंस अप्रोच, जिसको हम लोग लीगल अप्रोच भी कह सकते हैं, उसमें सिर्फ कानून की बात, और चौथा अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच, जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की बात कहा, है ना, बिहेवियर की बात कहा, ठीक है। ये चारों अप्रोच चार है आपके किसके बारे में, कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में, ठीक है। चलिए अब कुछ कंडीशन है और कुछ लिमिटेशंस हैं किसके लिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, उसको देखिएगा। सबसे पहला बात करें आपका कंडीशन कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, तो सबसे पहला कंडीशन है कि भैया म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है ना, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। उसके बाद स्ट्रांग ट्रेड यूनियन होना चाहिए, स्ट्रांग ट्रेड यूनियन होगा तब आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, दोनों पार्टीज का कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। अगर एक आदमी सोचा कि भैया हम सर कलेक्शन, अच्छा एक आदमी सोचा कि भाई ऐसा है हम अपना फायदा देखते हैं, और दूसरा बोला हम अपना फायदा देखते हैं, दोनों अपना फायदा देखने के चक्कर में नुकसान कर देगा। वर्कर अगर अच्छा काम करेगा तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा तो वर्कर को भी अच्छा सैलरी मिलेगा। उसके बाद है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, प्रबंधन को यूनियन की मान्यता देनी चाहिए, है ना, मैनेजमेंट को यूनियन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अच्छा बातचीत होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, अच्छा बातचीत होना चाहिए। और उसके बाद आपका ये है कुछ लिमिटेशंस, मतलब सीमा क्या होनी चाहिए, सीमा ये कि कमजोर, मतलब देखो सीधी सी बात है, अगर वीक ट्रेड यूनियन होगा तो कोई लोग बात ही नहीं सुनेगा, कमजोर आदमी का बात ऐसे भी लोग नहीं सुनता है, तो वीक अगर ट्रेड यूनियन होगा तो बात नहीं सुनेगा। अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ, मान लो तुम अपना तो घर का झगड़ा में भी बाहर वालों को लेके आओगे ना, तो घर वाला भी गुस्सा आ जाता है ना। जैसे मान लो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच का बात था, दोनों के बीच बात रहता कोई दिक्कत नहीं है, अब वर्कर वाला चल गया पॉलिटिकल पार्टीज के पास, उसका इंटरफेरेंस हो गया, तो भाई साहब दिक्कत हो गया, फिर मैनेजमेंट बोलेगा अब जाओ। लैक ऑफ अवेयरनेस, वर्कर्स को हमेशा एजुकेशन होना चाहिए, अगर अवेयरनेस नहीं रहेगा तो भाई उसके साथ दिक्कत हो सकता है। मल्टीपल ट्रेड यूनियन ये नहीं होना चाहिए, है ना, 5 जगह पावर रहने से अच्छा है कि एक जगह पावर रखो, अगर 5 जगह पावर रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, लेकिन वही पावर एक जगह रहेगा तो ज्यादा काम करेगा, सो अनेक यूनियन जो है नहीं संघर्ष उत्पन्न करेगा। लैक ऑफ कॉपरेशन, अगर कॉपरेट नहीं किए, सहयोग की कमी रहा, तो भी आपको दिक्कत आ जा सकती है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खास नहीं है, जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। हाँ बस देखो इसमें क्या है, बात समझो, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भारतीय परिस्थितियों में सामूहिक सौदेबाजी की प्रभावशीलता, अब ये क्या कह रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया हैज अचीव्ड ओनली मॉडरेट सक्सेस, बहुत ज्यादा सक्सेस को नहीं मिला। बोल रहा है इंडिया में कैसा सक्सेस रहा कलेक्टिव बार्गेनिंग का, तो बहुत ज्यादा भी वायरल नहीं हुआ और बहुत कम भी नहीं रहा, मॉडरेट रहा, बीच बीच में रहा, ठीक है ना, ठीक है। इट हैज हेल्प द इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, किसके लिए ये बना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को बढ़िया करने के लिए, वर्किंग कंडीशन को वेजेस को बढ़िया करने के लिए, है ना। तो ये बात इसकी ध्यान रखिए कि ये इस इंडिया में जो है इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला, इसको जो है मॉडरेट लेवल मतलब मिडिल लेवल का महत्व मिला, है ना। चलिए अब इसका कुछ पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष रहा, कुछ नकारात्मक या प्रॉब्लम रहा होगा। सकारात्मक पक्ष में क्या रहा, औद्योगिक संबंध बेहतर होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होगा
तो इंडस्ट्रियल रिलेशन बेहतर होगा, विवाद कम होगा, कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ती है और वेतन लाभ में सुधार होता है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट रहता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। प्रॉब्लम क्या है, अगर वीक ट्रेड यूनियन रहा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहा, मल्टीपल ट्रेड यूनियन रहे और वर्कर का ये रहा, तो ये समस्या उत्पन्न करेगा। ठीक है, चलो, तो ये था कलेक्टिव बार्गेनिंग। आई थिंक आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग का डिटेल समझ में आ गया होगा, है ना। इससे ज्यादा कलेक्टिव बार्गेनिंग में पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो इतना ही रहने दें आज के लिए।